नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, पूर्वालोकन की प्राचीन इतिहास का सीरीज चल रहा है। इसमें अब तक हमने बात कर ली है मौर्य साम्राज्य के बारे में और आज का लेक्चर हमारा फोकस रहेगा मौर्योत्तर काल में। तो आज ही हम इसे कंप्लीट भी कर लेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सीधा चलते हैं प्रश्नों की तरफ, क्योंकि हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही चर्चा करते हैं और जो चीज़ें हमारी यहाँ पर छूट जाती हैं उसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में ज़रूर से बात कर लेते हैं। छूटने का अर्थ यह है कि जिनके बारे में प्रश्नों में चर्चा नहीं की जाती उनको हम दोबारा से यहाँ से ज़रूर देखते हैं, ताकि हमारा कुछ भी रह ना जाए। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में चलने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से दबा देंगे। एक सूचना है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमसे वह एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और वहाँ पर भी जो भी लेक्चर आपके छूटे हुए हैं उसे निश्चित रूप से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। निश्चिंत रहिए, ज़्यादा कुछ आपका नहीं छूटेगा। और चलिए फिर यही बात थी, आगे देखते हैं और साथ ही साथ अन्य मित्रों को भी जोड़िए यार आप लोग। यहाँ पूछा जा रहा है कि पहला प्रश्न में थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट चाहिए ना। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन है ए स्ट्रेटो सेकंड ने, बी स्ट्रेटो फर्स्ट ने, सी डेमेट्रियस ने या डी मेनांडर ने। मेनांडर को ही हम लोग मिलिंद भी कहते हैं, ठीक है। मिलिंद या मेनांडर दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। चलिए बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटो सेकंड, जो कि एक हिंद यवन या फिर इंडो ग्रीक शासक था। इसी के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। इसका काल माना जाता है 25 ईसा पूर्व से लेकर के 10 ईस्वी तक का काल माना जाता है स्ट्रेटो सेकंड का, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। ऑप्शन ए है हुइस्क, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त और डी अगाथोक्लिज। लाइक नहीं करते हैं आप लोग यार, थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए आप लोग भी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अगाथोक्लिज के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उस पर संकर्षण एवं वासुदेव के चित्र भी अंकित थे। अगाथोक्लिज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो देखिए, यह जो है मेनांडर की ही पत्नी थी, ठीक है। मेनांडर की पत्नी थी अगाथोक्लिज और जिस समय मेनांडर की मृत्यु हुई उस समय इसका एक पुत्र था जिसका नाम था स्ट्रेरा प्रथम। यह अवयस्क था या यूँ कहें कि अल्पवयस्क था। तो इसके द्वारा यानी इसके लिए शासन का कार्यभार संभाला गया अगाथोक्लिज के द्वारा। और अगाथोक्लिज ने जो सिक्के जारी किए थे, चांदी के जो सिक्के जारी किए थे, उन चांदी के सिक्कों पर संकर्षण यानी कि कृष्ण के भाई कौन थे, बलराम या हलधर, ठीक। देखिए, शब्दों का ही खेल है, शब्दों के माध्यम से आपको कन्फ्यूज किया जाता है बस, ठीक है। तो आपको शब्दों को भी पकड़ते हुए चलना है, ठीक है। संकर्षण का ही एक नाम बलराम है, तो अगाथोक्लिज या इसका एक नाम अन्य आपको मिलता है प्रश्नों में अगाथोक्लिया, ठीक। अगाथोक्लिया भी नाम मिलता है इसका। तो अगाथोक्लिज या अगाथोक्लिया द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उसमें संकर्षण और वासुदेव दोनों के ही चित्र अंकित थे। अगाथोक्लिया या अगाथोक्लिज थी कौन, तो यह जो है मेनांडर की पत्नी थी और स्टेरा प्रथम की माँ थी। यहाँ देखिए, इसका पुत्र था स्टेरा प्रथम और यह मेनांडर की ही पत्नी थी। आगे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। ऑप्शन ए है बिंबिसार, गौतम बुद्ध, सी मिलिंद या डी प्रसेनजीत। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मिलिंद जो है यह अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। मिलिंद का समय माना जाता है 155 से लेकर के 165 ईसा पूर्व या 155 या 165 ईसा पूर्व से लेकर के 130 ईसा पूर्व का काल माना जाता है किसका, मिनांडर या फिर मिलिंद का, ठीक है। वहीं बाकी अन्य तीनों यानी बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, इन सब का काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। आपको इस बारे में बहुत अच्छे से ज्ञात होगा, क्योंकि हमने जब बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे थे और या फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहे थे तब भी इन सब के बारे में बात की गई थी कई बार। यहाँ बताइए, प्रसेनजीत कहाँ का राजा था। प्रसेनजीत कोसल का राजा था। यहाँ देखिए, प्रसेनजीत कोसल महाजनपद का राजा था। बिंबिसार का मगध साम्राज्य का राजा था, ठीक है। यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन है ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए काठियावाड़ के रुद्रदामन शासक के जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। तो काठियावाड़ का यह शक शासक था रुद्रदामन, जिसके जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था और सर्वप्रथम यहीं से जो है संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख हमें प्राप्त होता है, जो कि काव्यात्मक शैली में लिखा हुआ था, ठीक है। काव्यात्मक शैली का लिखा हुआ यह अभिलेख हमको यहीं से प्राप्त होता है, यानी कि काव्य शैली का संस्कृत रूप में प्रयोग यानी या फिर संस्कृत की काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो हमको मिला
वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही मिला। कहाँ पर है यह जूनागढ़? तो जूनागढ़ जो है गुजरात राज्य के गिरनार क्षेत्र में स्थित है। शासन कब से कब तक माना जाता है रुद्रदामन का? रुद्रदामन का शासनकाल 130 से लेकर के 150 ईस्वी तक का है। ठीक है, यह लेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। भाषा इसकी संस्कृत थी, शैली इसकी काव्यात्मक थी। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में यह सारी बातें हैं। आइए थोड़ा सा और जूनागढ़ अभिलेख के बारे में अगले प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ वर्णित हैं? ऑप्शन ए है जूनागढ़, बी भीतरी, सी नासिक या डी सांची। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख देखिए इसमें जो है अशोक का भी आपको अभिलेख मिल जाएगा, यहीं पर अशोक के बारे में भी बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, वहीं स्कंदगुप्त के भी 2 अभिलेख आपको मिलेंगे यहाँ पर। स्कंदगुप्त के भी 2 लेख यहाँ पर मिलेंगे आपको। इसे यहीं जूनागढ़ अभिलेख में ही अशोक के और स्कंदगुप्त के भी अभिलेख आपको मिलते हैं। बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रश्न के बारे में। तो देखिए, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विजयों के बारे में, इसके शासनकाल के बारे में, मतलब इसके प्रशासन के बारे में, इसके व्यक्तित्व के बारे में, आदि चीज़ों के बारे में सुंदर बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है और सबकी शैली काव्यात्मक है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी वंशावली के बारे में भी बात की गई। वंशावली कौन सी थी, किस वंश का शासक था? यह शासक था शक वंश का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी रुद्रदामन प्रथम। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी रुद्रदामन प्रथम। देखिए, कुल मिलाकर के आपको बताया तो जूनागढ़ का जो अभिलेख था, इसी अभिलेख में रुद्रदामन के बारे में बताया गया कि इसके द्वारा जो है बिना बेगार के ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है, तो सुदर्शन झील बनवाया किसने था? इसने तो जीर्णोद्धार करवा दिया। सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। कहाँ? गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र में। ठीक है, गिरनार के निकट जो है स्थित है वहीं पर। ठीक, गुजरात का गिरनार भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है कि सुदर्शन झील कहाँ है, गिरनार, तो वह भी आपको सही टिक करना है। ठीक है, वह आंसर भी सही होगा। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न के बारे में। क्या कहते हैं, हाँ, रुद्रदामन प्रथम ने ना सिर्फ और सिर्फ जीर्णोद्धार करवाया था। ध्यान रखिएगा आप, रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का केवल जीर्णोद्धार करवाया था। निर्माण इसका चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पे हुआ था और अशोक भी इस झील से संबंध रखता। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह झील है तो इसका निर्माण तो सी लिख दूँ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और वहीं इस झील से नहरें किसके द्वारा निकलवाई गई थी? तो इस झील से नहरें निकलवाई गई थी अशोक के द्वारा। ठीक है, और इस झील का निर्माण जीर्णोद्धार कौन करवाया था? तो इस झील का जीर्णोद्धार करवाता है रुद्रदामन प्रथम। समझ गए आप? अब मेरे ख्याल से कंफ्यूज नहीं होंगे आप। यहाँ बताइए, यहाँ सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है तो आपको यहाँ पर सुमेलित करवाना रहता है। प्रश्नों को भी आप स्वयं ही पढ़ते हैं। वीडियो को 1 मिनट पॉज करके पूरे प्रश्न को पढ़िए और सही आंसर टिक करके रखिए। चलिए, तो इसका आंसर है, अब तक आपने वीडियो पास करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका आंसर है, देखिए, डिमेट्रियस प्रथम यह एक इंडो ग्रीक शासक था, रुद्रदामन शक शासक था, गोंडोफर्निच पहलव शासक था और विम जो है यह कुषाण शासक था। ठीक, विम कटफिसेस इसका पूरा नाम है, यहाँ देखिए विम कटफिसेस। ठीक है, तो देखिए कौन सा आंसर सही होता है। ए में 3 है तो ए का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है 3 4 1 2 के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए फिर से मैं बता देता हूँ, निश्चिंत रहिए। देखिए, डिमेट्रियस जो है यह इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासक था, रुद्रदामन शक शासक था, गोंडोफर्निच पहलव शासक था और विम जो है यह कुषाण शासक था। नेक्स्ट बताइए कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। ए इंडो ग्रीकों ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने या फिर डी प्रतिहारों ने। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों द्वारा जो है सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। थोड़ा और बात करते हैं। देखिए, सिक्कों के बारे में कुछ जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो सिक्के जो है वह जारी किए गए थे सोने के सिक्के। इंडो ग्रीक शासकों द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्कों को जारी किया गया था, लेकिन यह नियमित रूप से प्रचलन में इसे जारी नहीं कर पाए। नियमित रूप से प्रचलन में लाने का श्रेय इसमें जाता है कुषाण शासक था विम कैडफिसेस। ठीक, यह कुषाण शासक था विम कैडफिसेस, और इसी को जो है सर्वप्रथम जाता है श्रेय कि स्वर्ण के सिक्कों और साथ ही साथ तांबे के सिक्कों को नियमित रूप से सामान्य लोगों के लिए प्रचलन में लाने का श्रेय किसको जाता है? विम कैडफिसेस को, जो कि कुषाण शासक था, यानी कि
कुषाणों द्वारा ही सर्वाधिक संख्या में फिर सिक्के भी जारी किए गए होंगे, है कि नहीं। यहाँ से आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई। जब विम कैडफिसेस द्वारा जो सिक्के चलाए गए वह नियमित रूप से और प्रचलन में और बहुत ही व्यापक पैमाने पर चलाए गए थे, तो बताइए सर्वाधिक संख्या में कौन जारी करेगा, तब सर्वाधिक संख्या में कुषाणों द्वारा ही जारी किया जाएगा, है कि नहीं। बाकी अगर सर्वप्रथम आ जाए कि सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन को किसने करवाया था, तो सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और नियमित रूप से प्रचलन में लाने का श्रेय इसको कुषाण शासकों को जाता है, जिसमें सबसे पहले जारी किया गया था विम कैडफिसेस के द्वारा, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ठीक है। कनिष्क के बारे में तो बात हुई है कि नहीं, कहाँ पर बात हुई बताइए, जब हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ बताइए कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ऑप्शन ए है सातवाहन, बी शक, सी कुषाण या डी पार्थियन। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अभी अभी बात हुई हमारी कि कुषाणों द्वारा जो है सर्वप्रथम नियमित रूप से सिक्के चलवाए गए थे। सर्वप्रथम सिक्के चलवाए गए थे या नहीं पूछा गया, नियमित रूप से सिक्के चलवाए गए थे यह पूछ रहा है, तो नियमित रूप से कुषाणों द्वारा ही चलवाए गए थे। अगर सर्वप्रथम पूछ लेता तो आपको इंडो ग्रीक टिक करना होता या हिंद यवन टिक करना होता, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है। यहाँ बताइए कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ। ऑप्शन ए है विम कैडफिसेस, बी कनिष्क, सी नहपाण या डी बुद्धगुप्त। चलिए आपको पता है कि कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर, कश्मीर के कुंडलवन में। तो जाहिर सी बात है आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ होगा या किसके सिक्कों पर बुद्ध का चित्र बनाया गया होगा। तो यह शासक था कनिष्क, ठीक है। किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का शासक था। इसके पिता का नाम क्या था, तो इसके पिता थे विम कैडफिसेस या फिर विम कैडफिसेज, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए है कुडुल कैडफिसेस, बी विम कैडफिसेस, सी कनिष्क प्रथम या डी हुइस्क। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी विम कैडफिसेस, ठीक। विम कैडफिसेस को ही अभी अभी बात की गई। जब मैं सिक्कों के बारे में बता रहा था तो भी आपको बताया गया था कि विम कैडफिसेस के द्वारा ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के नियमित रूप से जारी करवाए गए थे, ठीक है। और साथ ही साथ तांबे के सिक्के भी चलवाए गए थे, ठीक है। तांबे के सिक्के किसने प्रचलन में ले आए थे, तांबे के सिक्के को प्रचलन में लाने का श्रेय मिलता है कुजुल कैडफिसेस को, ठीक है। कुजुल कैडफिसेस द्वारा तांबे के सिक्कों को प्रचलित करवाया गया था। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। सेम प्रश्न है, बस शब्द को घुमाया गया। सीधा आंसर बताता हूँ, सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर ए विम कैडफिसेस, ठीक है। कैडफिसेस या कडफिसेस, आपको यह दोनों ही प्रश्नों में देखने को मिल सकता है। ज या स का अंतर है बस, ठीक है। यहाँ देखिए बताया गया है जबकि कुडुल कैडफिसेस ने तांबे के सिक्के को प्रचलित करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। दोनों ही सिक्के यानी कि तांबे और स्वर्ण के सिक्के दोनों ही सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासकों के द्वारा प्रचलन में या नियमित रूप से प्रचलन में प्रयोग में किया गया था, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा बात, दोनों प्रकार के सिक्के चाहे वह तांबे के हों या फिर सोने के हों, उन दोनों सिक्कों को सर्वप्रथम प्रचलन में लाने का श्रेय जाता है कुषाण शासकों को ही। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के को प्रचलन में लाने का श्रेय या फिर सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक या अथवा हिंद यवन शासकों को जाता है। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पर आप कंफ्यूज होते हैं और आंसर को गलत कर देते हैं, जबकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और परीक्षा कक्ष से बाहर निकलते ही आपको आंसर ध्यान आ जाता है। नेक्स्ट बताइए कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, बी मिनांडर, सी विम कैडफिसेस या डी गौतमीपुत्र सातकर्णी, अन्यथा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अभी भी बताया कि व्यापक पैमाने पर प्रयोग विम कैडफिसेस के द्वारा ही किया गया था। अगला बताइए कि योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। ऑप्शन ए है वासुदेव, बी मित्र, सी इंद्र या डी कार्तिकेय। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कार्तिकेय का अंकन मिलता है हमको योद्धे शासकों के सिक्कों पर, ठीक है। योद्धे सिक्के यानी कि योद्धे शासकों द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उस पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बात करते हैं। देखिए
योद्धे शासकों का प्रमाण हमको पुराणों में, अष्टाध्यायी में और बृहद संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है कि एक शासक वर्ग था जिसका जो था योद्धे वंशों का। ठीक है, इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? तो इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब से लेकर के राजस्थान के बीच में था। ठीक है, योद्धे शासकों का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? योद्धे शासकों का साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब से लेकर के राजस्थान के बीच पर था, राजस्थान के बीच तक था। और इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कार्तिकेय किसके पुत्र माने जाते हैं? कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, अगला बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ऑप्शन ए है 78 ईस्वी सन, बी 81 ईस्वी सन, सी 98 ईस्वी सन या डी 121 ईस्वी सन। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 81 ईस्वी सन जो है यह माना जाता है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि। देखिए, कनिष्क का राज्यारोहण होता है 78 ईस्वी सन में। ठीक है, 78 ईस्वी सन में कनिष्क का राज्यारोहण होता है और माना जाता है कि इसने जो है अपने शासनकाल के 3 वर्ष बाद मथुरा से एक अभिलेख लेकर के आया यह, और उसे स्थापित करवाया कहाँ? सारनाथ में स्थापित करवाया। ठीक है, तो 78 और 3 81, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 81 ईस्वी सन। देखिए, यहाँ इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। अगला देखिए कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो बताइए, अभी अभी बात हुई है 78 AD या 78 ईस्वी सन में। ठीक है, देखिए इसी के राज्याभिषेक की तिथि जो है जो कि विवादास्पद थी, इसी के लिए लंदन में जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है कि इसकी तिथि कब निर्धारित की जाए। 1960 और 1913 में अंततोगत्वा 78 ईस्वी सन पे आम सहमति बन गई थी और इसी 78 ईस्वी सन से ही शक संवत का भी प्रारंभ माना जाता है। यहाँ बताइए कि शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 58 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 320 ईस्वी या डी 606 ईस्वी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो यहाँ बताया जा रहा है कि विक्रमादित्य का यानी कि कौन सा यह है? बताइए, 57 ईस्वी सन को कौन मानते हैं? विक्रम संवत मानते हैं ना, है कि नहीं? तो विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर दिया। देखिए, चीज़ों को एकदम बिल्कुल स्पष्टतया समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, जहाँ जहाँ जो बातें लिखी वहाँ देखिए 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य का जो 57 ईसा पूर्व था उसके उत्तराधिकारी को 135 ईस्वी में 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर दिया और इसी के उपलक्ष्य में उनके द्वारा शक संवत को आरंभ किया गया या चलाया गया था। ठीक है, तो शक संवत का आरंभिक तिथि कब मानी जाएगी? 135 में से आप 57 को घटा दीजिए। 135 में जैसे ही 57 को घटाएंगे आपको 78 मिल जाएगा। तो 78 ईस्वी सन को ही माना जाता है शक संवत का आरंभ। ठीक है, और कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक भी माना जाता है, यानी कि शक संवत का प्रवर्तक कौन था? शक संवत का प्रवर्तक था कुषाण शासक कनिष्क। समझ गए? अब मेरे ख्याल से नहीं भूलेंगे आप। तो यहाँ बताइए, समझ गए? तो विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन ए है 57 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष या डी 320 वर्ष। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 135 वर्षों का अंतर है शक संवत और विक्रम संवत के मध्य। नेक्स्ट बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय, देखिए हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है ना वह शक संवत पर ही आधारित है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अब बताइए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि इंग्लिश कैलेंडर है, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन को हम शक संवत के माध्यम से काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ऑप्शन ए है 22 मार्च अथवा 21 मार्च, बी 15 मई अथवा 16 मई, सी 31 मार्च अथवा 30 मार्च अथवा डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। आपको बताना है चैत्र की पहली तारीख ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस महीने के किस दिन पड़ती है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च को चैत्र महीने का पहला दिन पड़ता है। 22 मार्च को सामान्यतया पड़ता है, लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो 21 मार्च को
यह तारीख या एक चैत्र की पहली तारीख आती है 21 मार्च को लीप वर्ष में, और चैत्र माह की पहली तारीख आती है 22 मार्च में लीप वर्ष के अलावा अन्य सामान्य वर्षों में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है 78 ईस्वी, बी 57 ईसा पूर्व, सी 72 ईसा पूर्व, या डी 56 ईसा पूर्व। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। 78 ईस्वी सन में आपका शक संवत का प्रारंभ हुआ था, और 78 में से 135 में से अगर 57 घटा देंगे तो आपको 78 मिल जाएगा। और 135 विक्रम संवत में शक शासक कनिष्क के द्वारा जो है विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को हराया गया था, और इसी उपलक्ष्य में शक संवत को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। देखिए विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं हमको, कौन कौन से, कृत संवत या मालव संवत। यह दोनों ही विक्रम संवत के ही नाम हैं। विक्रम संवत के दो अन्य नाम कृत संवत या मालव संवत हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। ऑप्शन ए है 1931, बी 1952, सी 2066, या डी 2087। चलिए 2009 में से आप अगर, ठीक है, 2009 में से अगर आप 78 को घटा देंगे तो आपको शक संवत मिल जाएगा, और 2009 में अगर आप 57 को जोड़ देंगे तो आपको विक्रम संवत मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे आराम से। तो 78 इसमें से घटा दीजिए, 78 घटाते ही आपको मिल जाएगा 1931, और यहाँ पर अगर जोड़ना हो तो 9 7 बताइए 16, 16 की 6 हासिल 1, और 5 और 1 6, और 0 और 20, 2066। समझ गए, यह विक्रम संवत चल रहा है इस समय 2009 के हिसाब से, और यह जो है शक संवत चल रहा था 2009 के हिसाब से। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का आपको अध्ययन करना है, और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपने उत्तर को इंगित करना है। पहला अश्वघोष, दूसरा वसुमित्र, तीसरा कालिदास, और चौथा कम्बन। उत्तर कोड है पहला ए पहला और चौथा, बी दूसरा और तीसरा, सी पहला और दूसरा, और डी वे सभी। आपको बताना है ना कि कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे, सिंपल। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, पहला और दूसरा, अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है, अश्वघोष जो है यह कनिष्क का राजकवि था, और वसुमित्र जो है कनिष्क का आश्रित विद्वान था। ठीक है, अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था, और वसुमित्र अश्वघोष का आश्रित राजकवि था। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी अश्वघोष के कनिष्क के शासनकाल में, उसकी अध्यक्षता भी वसुमित्र के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। यह कनिष्क का आश्रित विद्वान था, वहीं अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। ठीक है, कम्बन का काल 12वीं शताब्दी का है, और कालिदास जो है यह गुप्त काल में थे। ठीक है, कालिदास का समय गुप्त काल का है, और कम्बन जो है वे 12वीं शताब्दी के से संबंध रखते थे। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि अश्वघोष किसका समकालीन था। ऑप्शन ए है अशोक का, बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, सी कनिष्क का, या डी हर्षवर्धन का। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क का समकालीन था, और कनिष्क का राजकवि था अशोक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था, पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है अश्वघोष, बी चरक, सी नागार्जुन, या डी पतंजलि। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए पतंजलि जो है ना यह शुंगकालीन विद्वान थे। ठीक है, जबकि हम अभी कुषाण काल की बात कर रहे हैं, शुंगकालीन विद्वान थे पतंजलि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी अश्वघोष, नागार्जुन और चरक यह तीनों जो है कनिष्क के दरबार से संबंध रखते थे। ठीक है, नागार्जुन बौद्ध विद्वान थे, चरक जो है यह चिकित्सक थे, और अश्वघोष जो है उनका राजकवि था। ठीक है, आइए थोड़ा थोड़ा और अन्य लोगों के बारे में भी जानते हैं। तो देखिए अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक यह चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंध रखते थे। ठीक है, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक। पतंजलि के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की है अपने पिछले लेक्चरों में। तो देखिए पतंजलि के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी रचना की गई थी पतंजलि जी के द्वारा, और पतंजलि जी जो है यह शुंगकालीन विद्वान थे। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। ऑप्शन ए है अश्वघोष, बी पार्श्व, सी वसुमित्र या डी विशाखदत्त। तो देखिए यहाँ पर हमने किसी किसके बारे में बात कर ली, नागार्जुन के बारे में बात कर ली, अश्वघोष के बारे में बात कर ली, पार्श्व, चरक और वसुमित्र के बारे में बात कर ली थी। यह जो है इनका जो है आश्रित विद्वान था, किसका, कनिष्क का आश्रित विद्वान था, और इसी के द्वारा जो है चतुर्थ बौद्ध संगत की अध्यक्षता की गई थी। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त, है कि नहीं। देखिए सारी चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ करके ही चलेंगे, तभी आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। ऑप्शन ए है श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र या डी चंपा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, किसके बारे में, रबतक अभिलेख के बारे में। है कहाँ यह अभिलेख, तो यह अभिलेख है अफगानिस्तान में। कहाँ पर अभिलेख है, अफगानिस्तान में है कनिष्क का यह रबतक अभिलेख। अफगानिस्तान में एक रबतक नामक जगह है, सुर्ख कोटला के निकट एक रबतक नामक स्थान है, वहीं से यह रबतक नामक अभिलेख मिला, एक अभिलेख मिला कनिष्क के शासनकाल का, जिसका नाम वहाँ के स्थानीय नाम के अनुसार रख दिया गया रबतक। ठीक, तो रबतक अभिलेख मिला था 1993 में अफगानिस्तान के सुर्ख कोटला के निकट रबतक से। इस पर जो है कनिष्क के काल के 4 शहरों के नामों का उल्लेख किया गया है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। किन किन 4 नगरों का नाम का उल्लेख किया गया, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। ठीक है, और इस रबतक अभिलेख की लिपि थी यूनानी, और इसमें भाषा का प्रयोग किया गया था, बैक्ट्रियन भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, लिपि यूनानी थी और बैक्ट्रियन भाषा का प्रयोग किया गया रबतक अभिलेख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन ए है सुश्रुत, बी वाग्भट, सी चरक या डी जीवक। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी और डी, दोनों ही आयुर्वेदाचार्य थे और दोनों के द्वारा ही तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की गई थी। ठीक है, यहाँ ये देखिए तक्षशिला के बारे में कुछ अन्य चीज़ें जानते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए तक्षशिला है कहाँ पर, तो यह वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में स्थित है। ठीक है, तो तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी, और ये इसकी ख्याति किस कारण थी, तो इसकी ख्याति थी शिक्षा केंद्र के कारण। इसकी बहुत ज़्यादा उस समय प्रसिद्धि और ख्याति थी, जहाँ पर काफ़ी दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, राजा आते थे, सामान्य जन आते थे एक विद्यार्थी के रूप में और शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ प्रमुख राजा जैसे कि कोसल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु और चाणक्य आदि ने यहीं से ही शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से, तक्षशिला से ही अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। कोसल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु और चाणक्य। ठीक है, और हमको बौद्ध साहित्यों से यह पता चलता है कि तक्षशिला जो है यह वैदिक और धनुर्विद्या के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। किसके किसके लिए, वैद्य के लिए और धनुर्विद्या के लिए तक्षशिला का शिक्षा केंद्र बहुत ही प्रसिद्ध था पूरे विश्व में। अगला बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी हमें किस लेख से मिलती है। ऑप्शन है आपके पास, ए सारनाथ लेख, बी बेसनगर लेख, सी अयोध्या लेख या डी हाथी गुम्फा लेख। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अयोध्या लेख। ठीक, देखिए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जब 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे, इनके द्वारा इनकी सूचना हमको कहाँ से मिलती, तो अयोध्या लेख से मिलती। पुष्यमित्र शुंग था कौन, तो पुष्यमित्र शुंग जो है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था, जिसने जो है इसकी हत्या कर दी थी। किसकी, बृहदत्त की हत्या कर दी थी, और इसके बाद एक नए वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था, और इसने जो है 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, अयोध्या लेख इसी से संबंधित है, और इसी में पता चलता है हमको कि 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाए गए थे। यह एक ब्राह्मण था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। ऑप्शन ए है सातवाहन, बी कुषाण या कुषाण, सी कण्वा या कंड या डी गुप्त। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कण्वा या कंड शासकों द्वारा जो है शुंग वंश के बाद भारत पर शासन किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जानिए। तो इसकी स्थापना की गई थी राजा देवभूत के द्वारा। इस वंश राजा देवभूत नहीं, इसके अंतिम शासक शुंग वंश के अंतिम शासक थे राजा देवभूत। ठीक, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करने के बाद। तो उसी शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूत, जिनका एक प्रधानमंत्री या अमात्य था वासुदेव। तो वासुदेव के द्वारा ही षड्यंत्र करके इनको मार डाला गया। किसको, अंतिम शुंग शासक राजा देवभूत को वासुदेव के षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ा और यह मृत्यु को प्राप्त हो गए।
तो फिर वह क्या हुआ, फिर वासुदेव ने एक नवीन राजवंश की नींव रखी और इस वंश का नाम रखा गया कंड या कंडवायन, ठीक, अथवा कनवा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश ही था। कौन सा, कंड वंश भी ब्राह्मण वंश ही था। नेक्स्ट बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी वासुदेव या ई समुद्रगुप्त। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। इसने स्वयं को चातुर्य वर्ण कहा है, ठीक है। इसने कहा है खुद के बारे में कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्य वर्ण यानी कि चारों वर्ण वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था। इसके बारे में एक छत्र भी कहा जाता है, एका ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। आगे इसके बारे में बात होगी अभी थोड़ा सा डिटेल में। अभी यहाँ पर बस इतना जानिए कि यह एक सातवाहन शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसके द्वारा कहा गया था कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्य वर्ण व्यवस्था यानी चारों वर्ण वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था, ठीक है। इसी कारण इसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। और उसने यह भी कहा था कि इसने वर्ण संकर को भी रोका है। वर्ण संकर यानी कि वर्णों के मिश्रण को भी रोका है, यानी कि सेम वर्ण में ही विवाह इसके द्वारा प्रचलित करवाया गया था। नेक्स्ट बताइए कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन ए है सातवाहन, बी पल्लव, सी चालुक्य या डी सी चोल या डी चालुक्य। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन काल, ठीक। सातवाहन शासकों का काल या फिर सातवाहन वंश ही मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य था। कहाँ का, दक्षिण भारत का। देखिए, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। और पुराणों में इस वंश के संस्थापक यानी कि सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सिंधुक, सिमुक या सिप्रक नाम दिया हुआ है पुराणों में, ठीक है। किसके बारे में, सातवाहन राजाओं के संस्थापक के बारे में लिखा हुआ है कि इसकी स्थापना सिंधुक, सिमुक या सिप्रक के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसने यानी सिंधुक, सिमुक या सिप्रक ने कंड वंश के राजा सुशर्मा का वध करके इस वंश की स्थापना की थी। किस वंश की, सातवाहन वंश की स्थापना कंड वंश के राजा सुशर्मा की हत्या करने के बाद स्थापित की गई थी सिंधुक, सिमुक या सिप्रक के द्वारा। चलिए अगला बताइए कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। ऑप्शन है ए है चेर, बी चोल, सी पांड्य या डी सातवाहन। अभी हम सबने पढ़ा सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, सिप्रक या सिंधुक, ठीक है। इसके द्वारा अंतिम कंड शासक की हत्या कर दी गई थी। अंतिम कंड शासक या कनवा शासक कौन था, अंतिम कंड शासक या कनवा शासक या कंडायन शासक था, बताइए, सुशर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन ए है पांचाऊ, बी पानियांग, सी है सी हुआंग टी और बी डी है हो टी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पांचाऊ, ठीक। पांचाऊ जो चीनी जनरल था, इसने जो है कनिष्क को हराया था, ठीक है। युद्ध में कनिष्क को हराया था ऐसा माना जाता है। लेकिन देखिए थोड़ी सी चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। आपको जो है पांचाऊ ही करना है, निश्चिंत रहिए। कुछ बस एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए, कनिष्क ने जो है चीनी स्रोतों के अनुसार जो काल माना जाता है 73 से 94 ईस्वी का, वह उस समय चीन में हान वंश का शासन था। और हान वंश के नरेश के आदेशों पर उसका एक जनरल पांचाऊ जो है वह चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। और चीनी इतिहासकार जो है कनिष्क और पांचाऊ के बीच युद्ध का कारण यह बताते हैं यह बताते हैं कि कुषाण ने जो है चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजा और कहा कि वह हान राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। पांचाऊ ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फलतः कनिष्क जो है वह रुष्ट हो गया और उसने उस राज्य पर चढ़ाई कर दी, लेकिन कुषाण असफल रहा, ठीक। तो अधिकांश जो है इतिहासकारों द्वारा जो है ना, इस शासक की पहचान विम कटफिसेस के रूप में की जाती है। लेकिन जो काल है 78 ईस्वी का और युद्ध का जो समय है 73 से 94 ईस्वी के बीच का, वह कनिष्क के समय से संबंध रखता है, ठीक है। आपको आंसर सीधा सीधा कनिष्क ही लगाना है हमेशा, और चीनी जनरल का नाम पांचाऊ लगाना है। और उस समय चीन में किस वंश का शासक था, तो उस समय चीन में पांचाऊ वंश का शासन था। कारण बताइए, कारण यह था कि कुषाण जो है कनिष्क जो है वह चीनी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था और उसने ऐसा प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन चीनी सेनापति के द्वारा इनकार किए जाने पर उसने युद्ध घोषित कर दिया था। किसने, कनिष्क ने, और वह असफल रहा इस युद्ध विजय में। नेक्स्ट बताइए कि निम्न में से किस वंश ने साम्राज्य की सीमाएं निम्न में से किस राजवंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। ऑप्शन ए है गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाण वंश या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चल,
इस संदर्भ में दोनों ही आंसर सही हैं, आपको किसी भी एक विकल्प का चुनने की स्वतंत्रता है, ऑप्शन नंबर सी को और ऑप्शन नंबर बी को। देखिए मौर्य शासकों के बारे में बात की गई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है उत्तर में हिमालय के साथ, दक्षिण में इसकी सीमाएं ईरान के साथ मिलती थी, दक्षिण कह रहा हूँ, पश्चिम में ईरान के साथ मिलती थी, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक या मैसूर के राज्य तक मिलती थी। मौर्य वंश शासक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु तक इसके साम्राज्य का विस्तार था इतना। वहीं कुषाण शासक की अगर बात करें तो कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तृत थी। किसकी सीमाएं? कुषाण की। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं जो थी वह चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर के यानी मिडिल ईस्ट से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक थी। और ऐसे मान लीजिए चीन का तुर्फान यहाँ हो गया, ठीक है, विंध्य पर्वत यहाँ हो गया, ये विंध्य पर्वत हो गया ना, ऐसे है ना विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ मध्य भारत में। तो यह इसके सीमाएं की राज्य की यानी कनिष्क के राज्य की दक्षिणी सीमा थी मध्य भारत, जो कि विंध्य पर्वत तक थी। और पश्चिम में इसका राज्य जो है अफगानिस्तान, वो रूब तक अभिलेख हमको कहाँ मिला था? अफगानिस्तान से मिला था। ठीक है, तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि इसका विस्तार अफगानिस्तान तक भी था, मिडिल ईस्ट में तो था ही था, अफगानिस्तान में भी था पश्चिम में, और पूर्व में इसके साम्राज्य का विस्तार जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक था। ठीक, नेक्स्ट बताइए कि बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी। ऑप्शन ए है मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, या डी हर्षवर्धन के काल में। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में जो है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हो गई थी। इन शासकों या इस वंश के काल में जो है विवाह की उम्र कम होकर के लगभग हो गई थी 8 से 10 वर्ष। ठीक, 8 से 10 वर्ष की उम्र में किसी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, और साथ ही साथ जो है स्त्रियों में उपनयन संस्कार को भी वर्जित कर दिया गया था। अब इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था, 8 से 10 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता था, यानी समाज में स्त्रियों की जो है स्थिति अत्यंत निम्न अवस्था में आ गई थी कुषाण काल आते आते, और आते आते क्या कुषाण काल में ही। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको बताना है, तो इन्हें आपको ही पढ़ना है और सही आंसर भी आप ही को बताना है टिक करके। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल जो है यह गांधार कला शैली से संबंधित है। वहीं हड़प्पा में चित्र धूसर मृदभांड नहीं था। यह कब था चित्र धूसर मृदभांड? बताइए, इसके बारे में आपको बताया गया है, इसमें आगे बात होगी इन दोनों के बारे में। यहाँ आप बताइएगा कि चित्र धूसर मृदभांड जो है ना पता हो तो आप विचार करिए, नहीं तो गूगल करिए या फिर पुराने लेक्चर को फिर से आपको देखने की आवश्यकता होगी। चलिए तो देखिए, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास होता है, एक तो गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी आगे प्रश्नों के माध्यम से ही हम बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कला की गांधार शैली निम्न के समय फली फूली। ऑप्शन ए है कुषाणों के समय, बी गुप्तों के समय, सी अकबर के समय, या डी मौर्यों के समय। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुषाणों के समय कला की गांधार शैली विकसित हो गई थी। ठीक है, अगला बताइए, यहाँ पर आपको सुमेलित बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ये है, राजवंश और सिक्कों की धातुएं हैं। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वीडियो को पॉज करके फटाक से पढ़ के अपना सही आंसर टिक करो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन शासकों द्वारा स्वर्ण के सिक्के नहीं जारी किए गए थे। ठीक है, बाकी कुषाणों द्वारा स्वर्ण और ताम्र के सिक्के जारी किए गए थे, गुप्त द्वारा स्वर्ण और रजत सिक्के जारी किए थे, वहीं कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के जारी किए थे। अगर बात करें सातवाहन शासकों की, तो सातवाहन शासकों ने जो है चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के जारी किए थे। किन्होंने? सातवाहन शासकों द्वारा जो है चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। चलिए बात करते हैं आगे, सभी के सिक्के किस काल में कौन से सिक्के जारी किए गए थे, यह भी आप देख लीजिएगा एक बार फिर से अगर आपको भूल रहा हो तो। यहाँ बताइए, यहाँ भी सूचियों को सुमेलित ही करना है और आपको बताना है नीचे कूट से सही अंतर को। तो यहाँ देखिए, एक साइड गांधार कला है, दूसरी साइड जूनागढ़ शिलालेख है, और दूसरी साइड जो है उनसे संबंधित शासकों की सूची, शासन वंशों की सूची दी हुई है, या शासकों की भी सूची दी हुई है। तो 2 आप देख लिए, 2 आप यहाँ से देख लीजिए भाई। एक सेकेंड, यह क्या हो गया, 2 आप यहाँ से देख लीजिए। चलिए, चूँकि यह सूचियाँ थोड़ा सा इधर उधर है तो मैं इनको आपको सीधा आंसर के माध्यम से ही बताता हूँ। देखिए,
गांधार कला का संबंध था कुषाणों से, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध था शक शासक रुद्रदामन प्रथम से, मिलिंद पन्हों का संबंध है मीनांडर से, और तक्षशिला लेख जो है यह संबंधित है, बताइए, पतिक से। ठीक है, तक्षशिला लेख पतिक से संबंधित है। फिर से बता देता हूँ, तो गांधार कला जो है यह कुषाण शासकों से संबंध रखता है, जूनागढ़ शिलालेख रुद्र शासक रुद्रदामन प्रथम से संबंध रखता है, मिलिंद पन्हों मीनांडर से संबंधित है, तक्षशिला जो है, तक्षशिला का लेख यह पतिक से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। यहाँ पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए है हिंदू मंदिरों के कारण, बी हाथी दांत के काम हेतु, सी स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, या डी बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जो है अफगान जब तालिबान शासकों का शासन आया तो इनके द्वारा जो है समस्त बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया गया। ठीक है, तो इस कारण वह प्रसिद्ध था, है नहीं, प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। तालिबान द्वारा इन्हें नष्ट करवा दिया गया, तालिबानी शासकों ने इसको नष्ट करवा दिया। यहाँ पहाड़ियों को काट करके बनाया गया था बुद्ध की प्रतिमाओं को। ठीक है, हालांकि वर्तमान में फिर से इसको बनाया गया है। चलिए अभी बात करेंगे इसके बारे में, जब हम बात करेंगे जो चीज़ें हमारी छूटी हुई हैं उनके बारे में शुरू से। तो देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है शिखर, बी वेरा, सी गांधार, या डी नागर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला शैली जो है यह भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण है। ठीक है, भारतीय शैली और यूनानी शैली से या ग्रीक शैली से मिला करके जो शैली बनी वह थी गांधार शैली। मैंने कहा था ना, आगे थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में, निश्चिंत रहिए आप। देखिए, गांधार कला शैली के जो प्रमुख संरक्षक थे वे थे कुषाण और शक, और इसका विषय था एक और एक मात्र बौद्ध। ठीक, गांधार शैली का एक ही विषय था, वह था बौद्ध, और इसके संरक्षक थे शक और कुषाण। इसे जो है यूनानी बौद्ध भी या ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, या फिर ग्रीको रोमन शैली भी कही जाती है। ठीक है, कुषाण शैली, गांधार शैली को ही यूनानी बौद्ध शैली, इंडो ग्रीक शैली या ग्रीको रोमन शैली भी कहा जाता है। गांधार शैली का एकमात्र विषय था बौद्ध, और इसके संरक्षक थे शक और कुषाण। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है गांधार कला शैली एक संश्लेषण है या मिश्रण है। ठीक है, संश्लेषण यानी मिक्सचर होता है। तो बताइए, ए भारतीय तथा फारसी कला का, सी भारतीय तथा चीनी कला का, सी भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, डी अफगानी भारतीय तथा यूनानी कला का। बताइए किसका सम्मिश्रण है गांधार शैली। चलिए, अभी बात हुई है हमारी, गांधार शैली जो है भारतीय तथा यूनानी शैलियों का मिश्रण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टानों या फिर शिष्ट चट्टानों का प्रयोग किया गया। ठीक है, बताइए, ए मौर्य मूर्तिकला, बी मथुरा मूर्तिकला, सी भरहूत मूर्तिकला, या डी गांधार मूर्तिकला। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टी, गांधार मूर्तिकला में जो है वहाँ पर शिष्ट चट्टानों का या शिष्ट पत्थरों का प्रयोग किया गया है, और बाद में मथुरा मूर्तिकला में भी शिष्ट पत्थरों का ही प्रयोग किया गया है। शिष्ट यानी कि हरित स्तरित चट्टान, इनके बारे में बात ज्योग्राफी में हुई है। ठीक है, यहाँ नहीं बताऊँगा। ठीक है, और नहीं हुई होगी, अगर फिर से आपको नहीं समझ में आएगा तो अगले लेक्चर में आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन पहले आप विचार तो करिए। ठीक है, तो शिष्ट पत्थरों का प्रयोग या हरित स्तरित चट्टानों का प्रयोग किया गया है गांधार मूर्तिकला में और मथुरा मूर्तिकला दोनों में ही, लेकिन प्रथमतया इसका प्रयोग गांधार मूर्तिकला में किया गया था। उसी का अनुसरण करते हुए मथुरा मूर्तिकला में भी इन्हीं का प्रयोग किया जाने लगा। देखिए, मूर्तिकला के बारे में एक अलग से पूरा चैप्टर ही है, वहीं पर बात करेंगे तो वहाँ पर और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट बताइए कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ऑप्शन ए है यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक, सी शक यूनानी कुषाण, या डी शक कुषाण और यूनानी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले सिकंदर आया था जो कि यूनानी था। सिकंदर आने का समय था 326। ठीक, उसके बाद आते हैं शक, फिर शकों के बाद आते हैं कुषाण। ठीक, शक कब आते हैं? शक आते हैं प्रथम शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी ईसा पूर्व में। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में शक आते हैं। और बताइए, कुषाण पहली शताब्दी में आते हैं। कुषाण पहली शताब्दी में आते हैं।
यूनानी आते हैं 326 ईसा पूर्व के आसपास। कौन शासक था उस समय, और किस वंश का शासक था उसमें भारत में, ये बताइए। और कौन अंतिम शासक था उस वंश का, ये बताइए। ठीक। और फिर उसके बाद शक जो है यह प्रथम ईसा पूर्व के शासक थे, प्रथम ईसा पूर्व में आए थे। और वहीं कुषाण आते हैं पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। देखिए प्रश्न इस वजह से आपसे पूछा जाता है क्योंकि जो है अगर आप कुछ भूले हों तो दोबारा जाकर के वहीं से अपने लेक्चर को रिपीट कर लीजिए या फिर अपनी बुक खोलिए और पढ़ लीजिए। तुरंत यह चीज़ें आपको देखनी चाहिए क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट बताइए कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। ऑप्शन ए है साइरस, बी कैम्बिसिस, सी डेरियस प्रथम, या डी सहार्स। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डेरियस प्रथम। वह प्रथम ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो एक इतिहासकार है हेराडोटस, उनके द्वारा यह बताया गया है कि डेरियस प्रथम का साम्राज्य संपूर्ण सिंधु घाटी प्रदेश तक, डेरियस प्रथम के साम्राज्य में जो है संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश भी शामिल था। यह ईरानी शासक था। इसका शासनकाल माना जाता है 522 से लेकर के 486 ईसा पूर्व का। ठीक है। सर्वप्रथम इसके द्वारा ही भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया गया था। और हेराडोटस इसके बारे में बताता है कि डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश था। पूर्व की ओर इसका विस्तार था राजपुताना के रेगिस्तान तक। ठीक है, मतलब रेगिस्तान तक भी यह आया था। ठीक है, सिंधु घाटी के साथ साथ यह रेगिस्तान तक था। वहीं परसिपोलस और नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसी के साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, पंजाब भी डेरियस प्रथम के साम्राज्य में शामिल था, ऐसा परसिपोलस और नक्शे रुस्तम के शिलालेखों से हमें ज्ञात होता है। इसके ईरानी शासक डेरियस प्रथम के, इसके साम्राज्य में कौन कौन था क्षेत्र शामिल थे? तो सिंधु घाटी का पूरा सिंधु क्षेत्र पूरी तरीके से शामिल था। राजस्थान का राजपूताना क्षेत्र इसमें शामिल था। राजस्थान का राजपूताना क्षेत्र इसमें शामिल था। और परसिपोलस और नक्शे रुस्तम के शिलालेखों से अगर देखा जाए तो पंजाब भी उसके साम्राज्य में ही शामिल था। ठीक है, अगला बताइए कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए है चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट, या डी सातवाहन। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन शासक जो है यह इन सभी में सबसे पुराने थे। ठीक है, इनके लगभग 30 शासक थे। इसका स्थापना किसने की थी? तो स्थापक इसका था सिमुक या सिंधुक या शिवप्रक। ठीक है, इसने जो है अंतिम कंडो शासक सुशर्मा को हत्या कर दी थी। तो हत्या की थी तो जाहिर सी बात है इसका समकालीन भी रहा होगा। तो इसका काल कौन सा माना जाता है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का। ठीक है, अगला बताइए कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ऑप्शन ए है वायु पुराण, बी विष्णु पुराण, सी मत्स्य पुराण, या डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन शासकों की सबसे लंबी लिस्ट मिलती है। 29 राजाओं का नाम जो है इसमें उल्लेखित किया गया है। हालांकि सातवाहनों के लगभग 30 राजा हुए थे, कुल मिलाकर के 30 राजा हुए थे, जिसमें से 29 के नाम हमको मत्स्य पुराण में ही मिल जाते हैं। अगला बताइए कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? ए अमरावती में, बी नांदेड़ में, सी नालदुर्ग में, या डी दुर्ग में। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अमरावती। देखिए वैसे तो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन जिसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ देखिए सातवाहनों की वास्तविक राजधानी जो प्रतिष्ठान या पैठन में थी, लेकिन पुराणों में इस राजवंश को क्या कहा जाता था? आंध्रभृत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आंध्रभृत्य, या फिर आंध्र सातवाहन कहा जाता था। ठीक है, या फिर आंध्र जाति कहा जाता था। किसे? सातवाहनों को कई नामों से कहा गया है पुराणों में, आंध्रभृत्य या आंध्र जाति या आंध्र सातवाहन कहा गया है। ठीक है, तो उनकी आरंभिक राजधानी तो अमरावती थी, लेकिन बाद में इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन हो गई थी। ठीक है, अब याद रहेगा। बताइए नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? ए है ऑप्शन प्रतिष्ठान, बी नागार्जुन कोंडा, सी सकल या अथवा सियालकोट, या डी पाटलिपुत्र। चलिए सही आंसर इसका प्रतिष्ठान या पैठन, आरंभिक राजधानी अमरावती। ठीक, इनके अन्य नाम आंध्रभृत्य या आंध्र जाति या आंध्र सातवाहन भी आपको प्रश्नों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्थापक कौन था? तो इसका स्थापक था, इस वंश की स्थापना की थी सिमुक, सिंधुक या शिवप्रक के द्वारा। तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, अलग अलग व्यक्तियों के नाम नहीं है, जिसने जो है अंतिम कंडो शासक सुशर्मा की हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का देखिए आंसर।
तो निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या डी सुशर्मन। बताइए किसके लिए जो है एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है? चलिए, आपको बताया गया था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है अद्वितीय ब्राह्मण या फिर ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। कहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो इसके ही नासिक अभिलेख में, ठीक है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण अथवा, यहाँ देखिए, एका ब्राह्मण कहा गया, जिसका अर्थ अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक होता है। आगे आपको सुमेलित करवाना है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ही पॉज करके सुमेलित करवाते हैं। जल्दी से करिए पॉज करके सुमेलित। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है राजधानियाँ दी हुई हैं। चलिए, सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब मिला दीजिए, अब तो आंसर पता चल गया आपको। तो देखिए, शुंगों की राजधानी थी, शुंग शासकों की राजधानी थी पाटलिपुत्र, सातवाहनों की राजधानी थी पैठन, कदम्ब की राजधानी थी, बताइए क्या, बताइए। कदम्ब की राजधानी थी बनवासी और चंदेल शासकों की राजधानी थी महोबा, ठीक है। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही है ना, है कि नहीं? शुंग शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र, सातवाहनों की पैठन, अरे नीचे मत ध्यान दो भाई, हो जाता है, पेन है इधर उधर चलती है, ठीक है। सातवाहनों की पैठन, कदम्ब शासकों की बनवासी और चंदेल शासकों की महोबा थी राजधानी। आइए फिर से एक बारे में इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो देखिए, शुंग शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, सातवाहनों की प्रतिष्ठान या पैठन थी और प्रारंभिक राजधानी थी इनकी अमरावती, ठीक है। वहीं कदम्ब शासकों की राजधानी थी बनवासी और चंदेल शासकों की राजधानी थी महोबा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यह कथन और कारण के रूप में दिया हुआ प्रश्न है, तो सबसे पहले मैं कथन पढ़ता हूँ। कथन ए है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, और कारण आर है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। आपको बताना है नीचे कूट से कि सही उत्तर क्या है। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सही किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए गलत किंतु आर सही है। आपको बताइए, आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, अगर आप आराम से पढ़ते तो आप इसका सही आंसर दे लेते। इसका जो है ए और आर दोनों ही सही है, और आर का सही स्पष्टीकरण ए है। आइए कुछ जानते हैं आंध्र या फिर सातवाहन नरेशों के बारे में, आंध्र सातवाहन या आंध्र भृत्य राजाओं के बारे में, अथवा सातवाहन शासकों के बारे में। देखिए, सातवाहन नरेश जो है वह खुद भी बहुत विद्वान थे। इनका एक शासक था हाल, ठीक है, एक सातवाहन शासक था हाल, जिसने जो है गाथा सप्तशती नामक एक श्रृंगार रस की पुस्तक लिखी थी, और यह गीत काव्य की रचना थी, ठीक है। मतलब यह गीत रूप में, काव्यात्मक रूप में रचना लिखी गई थी, गाथा सप्तशती, ठीक है, प्राकृतिक भाषा में श्रृंगार रस की थी। किसने लिखा था? सातवाहन शासक हाल ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाल के ही दरबार में गुणाढ़ और सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान भी रहते थे, जिसमें गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की, और बृहत कथा जो है पैसाची प्राकृतिक में लिखा गया, ठीक है। बृहत कथा जो है पैसाची प्राकृत में लिखा गया है। वहीं सर्ववर्मन जो कि हाल के ही दरबार में था, सातवाहन शासक हाल के ही दरबार से संबंध रखता था सर्ववर्मन, तो इसके द्वारा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की गई, ठीक है। वहीं कन्हेरी के एक अभिलेख से हमको पता चलता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत भाषा का प्रयोग भी करती थी। तो इस प्रकार से हमने देखा, प्राकृतिक भाषा भी मिल गई, संस्कृत भाषा भी मिल गई, यानी कि इनके द्वारा जो है साहित्यों की रचनाएं की गई, लोक भाषाओं में भी और साथ ही साथ संस्कृत में भी। तो इनके द्वारा उनका संरक्षण भी किया होगा, है कि नहीं? तभी तो दोनों भाषाओं में लिखी गई बातें थी। तो सही कथन क्या होगा? सही कथन होगा, सही ऑप्शन क्या होगा? ए और आर दोनों ही सही थे, और ए जो है उसका सही स्पष्टीकरण आर था, ठीक। नेक्स्ट बताइए, एक साइड आपको अभिलेख दिया हुआ है, दूसरी साइड जो है उससे संबंधित शासकों के बारे में दिया हुआ है। बताना है आपको कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर तो आपको वीडियो पॉज करके ही देखना होगा। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यह सुमेलित नहीं है, ठीक। आइए सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख सबसे पहले जानते हैं। तो भीतरी स्तंभ लेख का संबंध था स्कंद गुप्त से, स्कंद गुप्त का संबंध है भीतरी अभिलेख से। वहीं पुलकेशिन द्वितीय का अगर बात करें तो इसका संबंध है, बताइए,
एहोल अभिलेख से, एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है। ठीक है, रुस्कंदगुप्त से भीतरी स्तंभलेख का संबंध है, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है एहोल अभिलेख से। चलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं। तो देखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था या सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से और 1 कारले से। ठीक है, उदयगिरी की पहाड़ी से हमको हाथी गुम्फा का एक अभिलेख मिलता है जो कि खारवेल शासक का था। ठीक, जो कि राजा खारवेल का था, और इसी में जो है खारवेल के बचपन, शिक्षा और राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद के 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का विवरण है। कहाँ पर? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। उसके बचपन से लेकर के उसके 13 वर्षों तक की शासन की घटनाओं का उल्लेख क्रमबद्ध रूप में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। हाँ, इसमें तिथि नहीं दी हुई है। ठीक है, बिना तिथि के यह अभिलेख हमें मिला है, हाथी गुम्फा का अभिलेख। ठीक है, उदयगिरी का हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट है कि भीतरी स्तंभलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त से, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से। ठीक है, एहोल अभिलेख जो कि एक प्रशस्ति के रूप में था। वहीं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख था ना, वह भी प्रशस्ति पत्र के ही रूप में था। देखिए, प्रशस्ति पत्र वह होती है जिसमें किसी शासक के विजयों, व्यक्तित्व या कृतियों के बारे में वर्णन किया जाता है, उसे प्रशस्ति पत्र या प्रशस्ति पत्र को आप यूँ बोल सकते हैं कि जैसे कि बढ़ा चढ़ा करके कहना या किसी बातों की व्याख्या करना और तारीफ ही करना। समझ रहे हैं? सामान्य भाषा में, बिल्कुल नॉन टेक्निकल चीज़ों में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है यह गिरनार से हमको मिला। 72 ईस्वी का यह अभिलेख, शक संवत 72 का, यानी कि 150 ईस्वी का अभिलेख है। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है, कथन और कारण के ही रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है। आपको बताना है, कथन ये है कि कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर के व्यापार करते थे, और कारण आर है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। आपको बताना है कि उपयुक्त संदर्भ में से निम्न में से कौन सा सही उत्तर है। ऑप्शन है ए, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सही परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही परंतु आर गलत है। देखिए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे, इस बारे में हमको कई जगहों से जानकारी होती, जैसे कि एक ग्रंथ है या पुस्तक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। वहीं अरिकामेडू जो कि बंदरगाह था, उसकी खुदाई से भी हमको इस बारे में साक्ष्य प्राप्त हुआ कि इनका व्यापार जो है, कुषाणों का व्यापार जो है पश्चिमी विश्व से था, और यह पश्चिमी विश्व से व्यापार फारस की खाड़ी और लाल सागर के माध्यम से जल मार्ग द्वारा करते थे। लेकिन किसी भी साक्ष्य में ऐसा यह नहीं मिलेगा कि इनके पास एक सशक्त नौसेना भी थी। ठीक है, तो यह कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर सी की ए सही परंतु आर गलत है। अगला बताइए कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ऑप्शन है ए, गिरनार के स्तंभलेख से, बी, जूनागढ़ स्तंभलेख के साथ, सी, हाथी गुम्फा लेख के साथ, या डी, सारनाथ लेख के साथ। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुम्फा लेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, राजा खारवेल की बात करें थोड़ी सी, तो यह किस वंश का शासक था? तो यह जो है चेदी वंश का शासक था। किस वंश का? चेदी वंश का शासक था। कहाँ का शासक था? तो कलिंग का शासक था। ठीक है, उड़ीसा या ओडिशा जिसे अब हम बोलते हैं, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास इसका जो है एक लेख मिला था, हाथी गुम्फा लेख, जहाँ से हमें इसके बचपन से लेकर के इसके शासन के 13 वर्षों तक के काल के बारे में पता चलता है। ठीक है, यह किस वंश का शासक था? तो खारवेल जो है चेदी वंश का शासक था। कहाँ का शासक था? कलिंग का शासक था। इसका यह हाथी गुम्फा अभिलेख हमको कहाँ से मिला था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख हमको उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है राजा खारवेल के बचपन से लेकर के इसके शासनकाल के 13 वर्षों तक के बारे में हमको पूर्ण जानकारी क्रमबद्ध रूप में मिलती है। ठीक है, लेकिन हाथी गुम्फा अभिलेख में किसी भी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सी जो चीज़ रह जाती है, तो बताइए क्या? बताइए, इसका जो है यानी कि खारवेल का जो है जैन धर्म के प्रति बहुत झुकाव था। ठीक है, राजा खारवेल का जैन धर्म के प्रति झुकाव था। इसके द्वारा उदयगिरी में गुफाएं भी खुदवाई गई थी। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन ए है अशोक, बी हर्ष, सी पुलकेशिन द्वितीय, या डी खारवेल। देखिए, सबके बारे में आपको बताया गया है। जैन धर्म के बारे में जब बात हो रही थी तो खारवेल के बारे में भी वहाँ चर्चा हुई थी। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, जैन धर्म का संरक्षक था राजा खारवेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए।
एक सेकंड, यहाँ एक प्रश्न शायद रह गया है। हाँ, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए है चेदी, बी कदम्ब, सी कलिंग या डी हर्यक। कलिंग कोई वंश नहीं था, कलिंग एक स्थान का नाम था जहाँ का शासक था खारवेल, और वह जो है चेदी वंश से संबंध रखता था, आपको बताया गया है। ठीक है, इसी का एक अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख, जहाँ पर इसके बचपन से लेकर के इसके शासनकाल के 13 वर्षों के बारे में जानकारी मिलती है। खारवेल जो है यह जैन धर्म के प्रति इसका भारी झुकाव था। ठीक है, सभी चीज़ें रिपीट हो गई। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? सीधे आंसर पे आ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी खारवेल। ठीक है, अगला बताइए कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ऑप्शन ए है महामेघवाहन वंश, अब तो इतना नहीं बताने वाला, पढ़ने वाला मैं, चेदी वंश से इसका संबंध था कलिंग नरेश खारवेल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। देखिए, चेदी वंश का यह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था खारवेल। ठीक है, इस वंश का नाम, देखिए चेदी वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। ठीक है, चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन भी था, इसी कारण इस वंश को महामेघ वंश भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आंसर ई नहीं, आंसर ए नहीं, बी नहीं, आंसर ई को सही बताया गया, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, महामेघवाहन वंश और चेदी वंश। ठीक है, दरअसल कलिंग का जो चेदी राजवंश था उसकी स्थापना ही की गई थी महामेघवाहन द्वारा, और इसी कारण इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता था। और यह चेदी वंश तो था ही, तो दोनों वंशों को कहा जाता था। तो खारवेल जो है महामेघ वंश या चेदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अगला बताइए कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषयों में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन है ए सही। ठीक, खारवेल के विषय में या खारवेल राजा के शासन के विषय में इसके बारे में बात की गई। कहाँ पर? हमारे पिछले प्रश्नों में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ऑप्शन है आपके पास विधि, बी स्थापत्य, सी विज्ञान या डी साहित्य। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पूर्वी रोमन शासक जो जस्टिनियन था, इसका जो है रोम के शासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि के लिए। ठीक है, इसने जो है सभी विधियों को क्रमबद्ध रूप से रखवाया था। ठीक है, या फिर संपूर्ण न्याय को ही इसके द्वारा संशोधित कर दिया गया था। रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन का श्रेय जस्टिनियन को ही है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का और इस पूरे चैप्टर का कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? ऑप्शन है ए टेसियस, बी प्लिनी, सी टालमी या डी स्ट्रैम्बो या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का नाम हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ इसमें इनकी चीज़ों के बारे में है, इसकी जानकारी है हमें। देखिए, यह एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस यानी कि स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है, स्क्रिप्ट एक मोनो स्क्रिप्ट है। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक मोनो स्क्रिप्ट है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है, और साथ ही साथ इसको लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक लिए, मतलब इसमें जो है नाविक का नाम नहीं लिखा हुआ है, एक नाविक के द्वारा यह लिखी गई थी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो कि अलेक्जेंड्रिया का निवासी था, लेकिन इसमें इसके नाम के बारे में बात नहीं की गई। ठीक है, इसमें बताया क्या गया है, इसमें भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, और साथ ही साथ रोमन और मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का भी वर्णन किया गया है। चलिए, इसी के साथ हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे गुप्त एवं गुप्त उत्तर काल के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।